हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन फॉर जनवरी 2026 अटेम्प्ट वालों के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं रिवीजन के लिए मॉड्यूल 4, क्योंकि यही मैं देखती हूँ बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इंटरनेशनल टैक्सेशन, और इससे स्ट्रेट अवे 30 मार्क्स का जो पेपर है वो आता ही है। ठीक है, सो इसी को हम कवर करने वाले हैं। इसमें चैप्टर नंबर 21 जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन है, पहला चैप्टर, उससे ही हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की जब हम बात करते हैं, तो जब हम चैप्टर 21 की बात कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, है ना। तो ईज़ करने के लिए इनकम टैक्स ने ब्रॉडली दो कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, हमें बस वही पढ़ने हैं। ये दो कॉन्सेप्ट किस चीज़ के थे? एक तो रेजिडेंसी का था कि आप क्या करते हो, रेजिडेंट निकालते हो कि आप भारत में रेजिडेंट हो या नहीं हो। अगर आप भारत में रेजिडेंट निकल आते हो तो फिर हम आपकी इनकम का स्कोप चेक करते हैं ना। रेजिडेंस हम चेक करते हैं सेक्शन 6 में, स्कोप हम चेक करते हैं सेक्शन 5 में। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है सोर्स बेस। मान लो कि हमने आपका रेजिडेंस तो चेक कर लिया, लेकिन रेजिडेंस के बेस पे तो आप रेजिडेंट निकले नहीं भारत के, तो फिर स्कोप के हिसाब से शायद आपकी इनकम भारत में टैक्स नहीं हो रही। तो हम ऐसे नहीं जाने दे सकते ना आपको कुछ तो चाहिए। तो फिर हम देखते हैं सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पिक्चर में आता है जब रेजिडेंसी वाली पिक्चर से चला जाता है कि अब आप रेजिडेंट नहीं हैं, तो हम सोर्स बेस्ड टैक्सेशन देखते हैं। ये सेक्शन 9 बात करता है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका डिस्कशन जो है मोस्ट प्रोबेबली हम आज के लेक्चर में करेंगे, अगर हमारा 6 और 5 टाइमली निपट गया तो, राइट। नहीं तो फिर कल हम करेंगे डेफिनेटली। सो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन में बेसिकली जो लोग भी भारत में रेजिडेंट नहीं निकलते हैं, उन लोगों की भारत से जुड़ी हुई इनकम को टैक्स किया जाएगा। तो उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स होंगे, सामने वाला टैक्स बचाने की कोशिश करेगा, हम टैक्स लेने की कोशिश करेंगे, तो उस सब जद्दोजहद में इनकम टैक्स हमें कैसे हेल्प करता है, दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 9। तो सबसे पहले हम सेक्शन 6 की बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है और अभी भी अच्छा खासा रिविजन आप लोगों का हुआ होगा, तो इट्स नॉट एन डिफ़िकल्ट थिंग। तो जब हम रेजिडेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक है इंडिविजुअल और HUF और दूसरा है अदर्स। अदर्स का मतलब इंडिविजुअल HUF कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, सेड बी अ कंपनी, AOP, BOI, AGP, पॉलिटिकल पार्टी, आपको जितने नाम आते हैं ना, मतलब कुछ भी नया बन जाए, कोई नई फॉर्मेशन हो जाए, सो दैट कम्स अंडर अदर्स, राइट। सो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है जब हम रेजिडेंसी चेक करते हैं? बेसिकली जब हम इंडिविजुअल और HUF की रेजिडेंसी चेक करेंगे तो यहाँ पे इनको हम 3 तरीके से जान पाएंगे। पहला क्या है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, थर्ड इज़ नॉन रेजिडेंट। जबकि जब हम अदर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे दो ही कैटेगरीज होती हैं, ईदर यू आर अ रेजिडेंट और यू आर अ नॉन रेजिडेंट, इन बिटवीन का कोई यहाँ पे सीन नहीं है। बट इंडिविजुअल एंड HUF के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे हम सेक्शन की बात करें तो हमारे पास दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 6(1) एंड 6(6). तो 6(1) बात करता है बेसिक कंडीशंस की, कि क्या बेसिक कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी होगी, और ये बात करता है एडिशनल कंडीशंस की, राइट। बेसिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ? बेसिक कंडीशन ये डिसाइड करेगी कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। इसका डिसीजन जो होगा वो आपकी बेसिक कंडीशन से होगी। लेकिन उसके बाद आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनोगे या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनोगे, ये बताएंगे हमको एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है वेदर यू आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर इन दोनों कैटेगरी में आ जाते हो आप रेजिडेंट, तो फिर हम एडिशनल वाली कैटेगरी की तरफ जाएंगे, है ना, और हम चेक करेंगे क्या ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी हो। लेकिन अगर आप यहाँ से निकल आते हो नॉन रेजिडेंट, तो क्या हमको एडिशनल कंडीशंस की तरफ जाना है? द आंसर इज़ नो। कहानी यही ख़त्म हो जाती, फिर आप नॉन रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता, नॉन रेजिडेंट सिर्फ नॉन रेजिडेंट होता है।
ये चीज़ आप लोगों को क्लियर रहनी चाहिए। अब इस चीज़ के बेसिस पे बेसिक कंडीशंस मस्ट हो जाती हैं सबसे पहले फुलफ़िल करना। अगर बेसिक कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं करते तो आप नॉन रेजिडेंट हो, एडिशनल चेक करने की हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं, राइट। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारी बेसिक कंडीशंस क्या है। देखो 6.1 कहता है बेसिक कंडीशन के लिए कि एनी वन ऑफ टू, तो इसका मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं जिसमें से कोई एक अगर आप फुलफ़िल कर लेते हो तो आपकी बेसिक कंडीशन मेट मानी जाएगी। वो क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर का और प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखो आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं तो वो हर प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में चेक किया जाता है। अगर मान लो आप 2020 में रेजिडेंट थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 21 में ऑटोमेटिकली रेजिडेंट हो जाओगे या 22 में भी रेजिडेंट ही कहलाओगे, नहीं। इन सब को इंडिपेंडेंटली इस टेस्ट से होके गुजरना होगा। और अगर आप 2020 में रेजिडेंट थे तो हो सकता है 21 में आप नॉन रेजिडेंट होंगे, तो फिर नॉन रेजिडेंट का स्कोप जो होगा सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, हम उस हिसाब से आपकी इनकम टैक्स करेंगे। यहाँ पे 2020 में जो आप रेजिडेंट निकले तो रेजिडेंट की किस स्कोप को हम टैक्स करते हैं, हम उस हिसाब से आपकी इनकम टैक्स करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का। सो प्रीवियस ईयर मीन्स जिस भी ईयर के रिस्पेक्ट में यहाँ बात हो रही है, जिस भी ईयर की टैक्सेबिलिटी यहाँ बात हो रही है। तो आप लोगों को क्या क्या है, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। सो जो प्रीवियस ईयर 24-25 है ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर है, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब इससे पीछे के जितने भी साल हैं वो अब यहाँ पे कितने सालों की रिक्वायरमेंट आएगी वो हम देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब 23-24, इसका मतलब 22-23, ये सब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स हैं, है ना। ऐसे ही सो ऑन ये जाते जाएंगे। सो यहाँ पे 6.1 कहता है बेसिक कंडीशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज़ या इससे ज़्यादा रहे हो, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज़। तो प्रीवियस ईयर में अगर आपने 182 दिन रहे हो भारत में तो फिर आप यहाँ पे रेजिडेंट कहलाओगे। अगर ये कंडीशन आपकी मीट हो गई तो यू आर रेजिडेंट, है ना। फिर हम फर्दर चेक करेंगे वेदर यू आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी। उसके लिए हमने क्या करना है, हम 6 पे चले जाएंगे एडिशनल कंडीशंस चेक करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे 182 डेज़ को टेस्ट करते वक्त आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जिस डे पे आप यहाँ से गए, ठीक है, डिपार्ट किया, डिपार्चर, और जिस डे पे आप यहाँ पे अराइव हुए, ठीक है। आपने यहाँ पे किसी भी सोर्स से, जैसे आप अगर प्लेन से आए हो या आप शिप से आए हो या किसी भी फॉर्म में, जिस दिन आपने भारत में कदम रखा और जिस दिन भी आप यहाँ से जा रहे हो, ये दोनों ही दिन यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंक्लूड होते हैं 182 डेज़ के लिए, राइट। उसके बाद सेकंड कंडीशन कहता है कि मान लो आप 182 डेज़ की कंडीशन प्रीवियस ईयर में मीट नहीं कर पाते। मैम यहाँ पे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में भी कुछ है, नहीं। अगर आप 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहते हो तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स का कोई टेस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में अगर आप इससे कम दिन रहे हो तो कम से कम आप 60 दिन तो रहे हो, मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, प्लस मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। तो आपको इस टेस्ट को कॉम्बिनेशन में प्रूव करना होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन या उससे ज़्यादा रहे हो, और उससे पिछले कौन से, ये जो सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सालों में आप टोटल मिला के 365 डेज़ 4 सालों में रहे हो। जब मैं ये बात करती हूँ टोटल मिला के, तो टोटल का मतलब किसी वन गो का नहीं होता। जब मैं टोटल का मतलब कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि एट स्ट्रेच आप यहाँ रहे हो, कि आप आए और आपने 60 दिन लगातार रहा या 365 दिन लगातार नहीं। यहाँ पे बात होती है एग्रीगेट की, है ना। आप टूटे हुए पोर्शंस में भी आ सकते हो। आप जनवरी में 15 दिन रह गए, आप फरवरी में फिर 5 दिन रह गए, फिर आप दिसंबर में करीब 30 दिन रह गए। तो इन सब
हिस्सों को हम जोड़ते हैं। इन एग्रीगेट यू हैव टू कंप्लीट द 60 डेज, 365 डेज, 182 डेज, राइट। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर मैं पूछूँ कि मान लो कि मैं भारत में तो थी नहीं, है ना, मैं कहाँ थी, मैं यहाँ भारत में केरला के पास कहीं पे यहाँ किसी बोट पे, हाउस बोट पे रेस्ट कर रही थी। तो देखो, हम जो भारत का टेरिटोरियल वाटर होता है विच इज़ 12 न्यूटिकल माइल्स इनटू द सी, राइट, यहाँ से लेकर के 12 न्यूटिकल माइल्स तक का जो भी डिस्टेंस है, अगर आप उतने एरिया में वाटर में भी हो तो भी आपको भारत में ही रहते हुए माना जाएगा। इसका मतलब सिर्फ जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो दिस लैंड एरिया ही नहीं, वाटर एरिया को भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो आपने रहे वो एग्रीगेट हो या वन टाइम स्टे हो, तो हम इस टोटल को चेक करते हैं, है ना। डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। बट एक बात कहता है एक पर्सन, मिस्टर एक्स, वो कहता है कि देखो रेजिडेंट का क्या करना है तुम्हें, मैं रह किसी और देश में रहा हूँ, यहाँ मैंने आके झाँका नहीं, ना 60 डेज़ 182, बट मैं इंडिया डोमिसाइल हूँ। व्हाट डज़ दिस मीन्स कि मेरा जो नेटिव प्लेस है ना, मेरी ओरिजिनल जो वो है, दैट इज़ इंडिया। तो क्या इस बेसिस पे टैक्स हो जाएगा? नहीं। रेजिडेंट का मतलब डोमिसाइल नहीं होता, है ना। कभी भी हम किसी को देखते हैं ना, कोई 3-4 जनरेशन से मान लो कनाडा में रह रहा है, 3-4 जनरेशन से यूएस में रह रहा है, लंदन में रह रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि देखो हमारा जो पैतृक संपत्ति है या हमारा जो पैतृक घर है ना, हमारा जो ख़ानदानी वो है वो पंजाब में किसी इस एरिया में है या साउथ इंडिया में इस एरिया में। व्हाट वी आर सेइंग वी डोमिसाइल फ्रॉम इंडिया बट वी आर नॉट रेजिडेंट हेयर। तो रेजिडेंट डज नॉट मीन द डोमिसाइल, इसके साथ आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। और एक दूसरी टर्म होती है जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, सिटीजनशिप, है ना। हम कहते हैं कि भाई तो मैं रेजिडेंट हो गया भारत का तो मैं भारत का सिटीज़न हूँ, इसलिए नहीं, सिटीज़नशिप को भी ऐसे कंक्लूड नहीं करते। सिटीज़नशिप मतलब नागरिकता ना। रेजिडेंशियल स्टेटस जो आप निकाल रहे हो, ये सारी कैलकुलेशन आपकी है इनकम टैक्स पर्पस के लिए, कि भारत में आपकी टैक्स की देनदारी बनेगी कि नहीं बनेगी। सिटीजनशिप में आपको क्या मिलता है, यू गेट ऑल द राइट ऑफ ए नेशनल, जो भी एक नेशनल को उस देश में राइट्स हैं, जैसे कि वोटिंग का, है ना, आपके आधार या जो भी मतलब उस देश के जो बेसिक्स हैं, वो सारे राइट्स आपको मिलेंगे। तो वो रेजिडेंट होने की वजह से आपको कभी भी नहीं मिल सकते। मान लो कि आप अमेरिका में रहते हुए आपको 10 साल हो गए, है ना, तो लोग पूछते हैं आर यू सिटीजन देयर, तो आप टैक्स तो वहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हो, बट आर यू सिटीजन? तो आप बोलते नहीं मैंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है, मीन्स यू नीड टू अप्लाई। और उसमें भी एक और ख़ास क्राइटेरिया होता है कि एवरी कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अलाउ ओनली वन सिटीजनशिप, मतलब आप एक देश में ही सिटीज़न हो सकते हो। बट क्या रेजिडेंट आप एक ही देश में हो सकते हो? क्या यहाँ पे सिर्फ अगर आपका इंडिया में टैक्स दिया है आपने तो आप किसी और देश में टैक्स नहीं दोगे? नहीं, आंसर ऐसा नहीं है। मैं सेम प्रीवियस ईयर के लिए हो सकता है इंडिया में टैक्स दे रही हूँ, हो सकता है मैं दुबई में टैक्स दे रही हूँ, हो सकता है मैं यूएसए में भी टैक्स दे रही हूँ। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस, मैं इन सब जगह पे टैक्स ब्रैकेट्स में आ सकती हूँ। बट अगर मैं इंडिया की सिटीज़नशिप अप्लाई कर रही हूँ या मैं इंडिया में सिटीज़न हूँ, तो क्या मैं एट द सेम टाइम दुबई या यूएस में सिटीज़न होंगी? द आंसर इज़ नो। फिर मेरी सिटीज़नशिप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगी। बट काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो डुअल सिटीज़नशिप अलाउ करते हैं। बहुत नॉलेज तो नहीं है मेरी, बट साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ देम, दुबई इज़ वन ऑफ देम, ठीक है, जो ये कहते हैं कि ठीक है आप 2 कंट्रीज़ में भी अपनी सिटीज़नशिप रख सकते हो। तो यहाँ पे सिटीज़नशिप को आपको रेजिडेंस के साथ किसी भी हालत में आपस में कंपेयर नहीं करना। एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि क्या मेरा प्लेस ऑफ बर्थ, कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, ये जो प्लेस ऑफ बर्थ है ये रेजिडेंसी को बना देगा क्या? ये रेजिडेंट हो जाएगा? तो आंसर इज़ नो। बार बार हम कह रहे हैं कि रेजिडेंट होने के लिए आपको सेक्शन 6(1) के क्राइटेरियाज़ को पूरा करना होता है ना। तो इस 6(1) के क्राइटेरिया में कहीं आपकी बर्थ को लेकर के कोई भी कंडीशन मेंशन है? द आंसर इज़ नो। सो प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ है ये आपके रेजिडेंट को किसी भी हालत में प्रूफ नहीं करता। तो रेजिडेंट का मतलब डोमिसाइल, सिटीजनशिप या प्लेस ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं है। अब एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ काफ़ी बार कंफ्यूज होता है, दैट इज़ इंडियन ओरिजिन, है ना।
तो क्या कोई बंदा अगर इंडियन ओरिजिन है तो क्या वो डायरेक्टली यहाँ का रेजिडेंट हो जाएगा और भारत में टैक्स देता रहेगा? द आंसर इज़ नो। कोई 2 जनरेशन से मान लो अमेरिका में रह रहा है, वहीं कमा रहा है, वहीं खा रहा है, तो उसकी सारी टैक्स लायबिलिटी कहाँ हो रही है? वहीं हो रही है। यहाँ पे उसका रेजिडेंस मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6(1) से जाना पड़ेगा। क्या वहाँ इंडियन ओरिजिन का कोई डिस्कशन हुआ है? नहीं। इंडियन ओरिजिन होने की वजह से या सिटीजनशिप होने की वजह से, प्लेस ऑफ बर्थ होने की वजह से हो सकता है कि आपको टैक्सेस में कोई बेनिफिट्स या कोई रिबेट, किसी तरीके का कोई बेनिफिट मिल सकता है, बट ये आपके रेजिडेंट्स को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये आई होप आप सब लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे हमारी 2 कंडीशंस थी 6(1) में। पहली कंडीशन क्या थी? 182 डेज़ की, है ना? ये सबको अच्छे से याद है। दूसरी कंडीशन क्या थी? 60 दिन की। अब ये जो 60 दिन की हमारे पास फैसिलिटी होती है, क्या ये सभी इंडिविजुअल्स या एचयूएफ के पास होती है? द आंसर इज़ नो। इसके एक्सेप्शंस हैं। सो एक्सेप्शंस को बहुत केयरफुली देखेंगे, क्योंकि यहीं आकर के जो ये नॉर्मल लिखा होता है ना, इसमें हमें कहाँ प्रॉब्लम होती है, हम फंस जाते हैं कहाँ? एक्सेप्शंस में। ठीक है, एक्सेप्शंस में सबसे पहली बात, अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हैं, क्या इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है? एक इंडिविजुअल है जो भारत का सिटीज़न नहीं है, लेकिन यहाँ इंडिया में वो 60 दिन रह रहा है, तो क्या 60 दिन की कंडीशन उसके लिए अवेलेबल हो जाएगी? यस, अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक्सेप्शन है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, राइट? ये और किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इंडियन सिटीज़न वहाँ पे 2 लोग, कौन? एक तो जो क्रू मेंबर है, किसका? आउटबाउंड शिप का, है ना? जो शिप भारत से विदेशों में जाती है या विदेशों से भारत में आती है, तो उसका अगर वो क्रू मेंबर है, या फिर एक इंडिविजुअल जो कि बाहर जाता है, और क्या पर्पस है उसका जाने का? एम्प्लॉयमेंट, है ना? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया की वजह से वो भारत से बाहर जा रहा है, तो इन दोनों ही लोगों के केस में हमें 60 डेज़ की कंडीशन अवेलेबल नहीं है। हर हालत में हमें प्रीवियस ईयर के लिए 182 डेज़ और मोर ही देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 182 डेज़ और मोर ही देखना है। सो यहाँ पे जब हम एडिशनल की बात करते हैं तो कुछ और देखना होगा क्या मैम, कि प्रीवियस ईयर के लिए प्रीसीडिंग? नहीं, जब 182 डेज़ की कंडीशन है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की कोई कंडीशन है ही नहीं, है ना? वो क्या था? सिर्फ 182 डेज़, तो हमको सिर्फ 182 डेज़ को ही देखना होता है। सो 182 डेज़ इनके लिए मैंडेटरी है कि अगर आप प्रीवियस में रहते हो, अगर नहीं रहते हो तो दे आर नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पे देखो, जो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए चला गया बंदा, उसके लिए हमें कोई डिबेट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बट जो क्रू मेंबर्स है ना, इसके लिए फिर अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्रू मेंबर्स के लिए, क्योंकि ये जो शिप्स होती हैं ये पता नहीं कितना कितना टाइम तक पार्क्ड रहती हैं सी वाटर्स में, है ना? उसके अलावा फिर ये इधर से उधर जो ट्रांजिट करती हैं, समटाइम्स होता है मोर देन 1 कंट्री को टच कर रही हैं, तो ये तो बेचारे पागल ही हो जाएंगे, किस किस कंट्री में रेजिडेंसी प्रूव करते रहेंगे। और सारा दिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन में ही लगे रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो क्रू मेंबर्स को लेकर के ना, हर कंट्री में थोड़े से रूल्स जो है वो ऑलरेडी लेड डाउन है, ताकि इनको कन्फ्यूजन या किसी भी तरीके का वर्कलोड ना हो और इजीली ये काम कर पाएँ। तो इस सिचुएशन को हमारे यहाँ डील किया है एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 6(1), राइट? इस एक्सप्लेनेशन ने बात की है कि यहाँ पे जो पीरियड ऑफ स्टे की बात है ना, ये जो पीरियड ऑफ स्टे है कि ये भारत में 182 डेज़ रहेंगे, इसको कैलकुलेट करते वक्त आपको रूल 126 को फॉलो करना है। ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स के रूल 126 को फॉलो करना है। अब उसे जब आप फॉलो करेंगे ना, तो वहाँ देखेंगे मोटा मोटी तौर पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि जो अभी मैंने आपसे बात की थी यहाँ पे, कि जो पीरियड ऑफ स्टे है, इसमें जो आप भारत में रहे, है ना, जो आप भारत में रहे वो टाइम आपका भारत में डे डिपार्ट और डे अराइव ये इंक्लूड होता है जर्नली, है ना? लेकिन जब हम बात करते हैं क्रू मेंबर्स की, तो बेसिकली ये दोनों दिन एक्सक्लूड होते हैं।
क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों दिन एक्सक्लूड होते हैं, इन दिनों को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते। बट जिस दिन वो आए और जिस दिन वो गए, ये हम कैसे कैलकुलेट करें। मान लो 10 दिन से एक शिप वहाँ पार्क्ड है वाटर में, तो मतलब ये 10 दिन ही बात हो रही है क्या, जिस दिन उसने कदम रखा पानी के अंदर उस दिन से नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, राइट। ये हर एक जो शिप होती है ना उसको मेंटेन करना होता है। तो जो भी क्रू मेंबर है जब इस पे साइन करता है कि दे आर जॉइनिंग द शिप, ठीक है, वो ज्वाइनिंग के लिए जैसे ही साइन करता है या जब वो साइन ऑफ करता है कि आई एम गेटिंग डाउन ऑफ द शिप, ये जो दोनों डेट्स हैं ना, ये डेट्स लॉक हो जाती हैं और ये दोनों की दोनों ही डेट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ी टर्म्स को भी एक्सप्लेन किया है, जैसे ये कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये वही होता है जो मर्चेंट शिप एक्ट में होता है, तो हमको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। दूसरा कि ये जब बात हो रही है तो एलिजिबल वॉयज, यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई है ना आउटबाउंड शिप की जगह जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ एलिजिबल वॉयज। और एलिजिबल वॉयज कौन सी होगी, जो कोई भी एक वॉयज, वो कोई भी हो सकती है जो या तो भारत के किसी पोर्ट से बाहर जा रही है या बाहर के किसी पोर्ट से भारत में डेस्टिन्ड हो रही है, तो उसको हम एलिजिबल बोलते हैं। दैट आई टोल्ड यू इन दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया है तो आप लोगों को देना होगा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर। सो केयरफुली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, एक मिस्टर अजय हैं, ये मिस्टर अजय इंडियन सिटीज़न है, हर बात को बहुत ध्यान से सुनना, इंडियन सिटीज़न है और मेंबर ऑफ क्रू हैं, और किस शिप के हैं, ऑफ अ मॉरिशियस बॉर्न इंडियन शिप जो एंगेज्ड है इन अ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स इन इंटरनेशनल ट्रैफिक, जो डिपार्ट करती है फ्रॉम मुंबई पोर्ट। और डिपार्ट किस दिन करती है, मुंबई पोर्ट से डिपार्ट करती है ऑन 16 जुलाई 2024। क्लियर है। अब प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए आपको इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, जिसमें कि आपको 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में मान लेना है कि इन्होंने करीब 415 डेज़ भारत में स्टे किया है। ये मैं आपको कैलकुलेटेड दे रही हूँ ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए, ठीक है। और अगर 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर भी देखने हो तो उसमें इनका स्टे है करीब 745 डेज़ का। अब यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है क्या, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये साफ पता चल रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए कि क्रू मेंबर है, इसका मतलब ही इज़ फॉलोइंग इनटू दैट एक्सेप्शन कैटेगरी, है ना। और एक्सेप्शन के केस में उनके पास वो 60 डेज़ इन प्रीवियस ईयर वाला ऑप्शन नहीं है। इनको हर हालत में प्रूव करना होगा अगर इनको रेजिडेंट होना है भारत में कि ही वॉज देयर फॉर 182 डेज़ और मोर। अब इसे चेक करने के लिए यहाँ पे ये था भी किसके लिए अवेलेबल, इंडियन सिटीज़न के लिए। क्या इंडियन सिटीज़न है, यस। मेंबर ऑफ क्रू है, यस। और क्या यहाँ पे ये जो वॉयज है ये एक एलिजिबल वॉयज है, हाँ। उसके लिए 2 कंडीशन है, भारत के किसी पोर्ट से निकल के बाहर जाए या बाहर के किसी पोर्ट से भारत के किसी पोर्ट पे आकर के ये रुके। तो यहाँ पे भारत के पोर्ट से निकल रही, एलिजिबल हो गई, यस। सो यहाँ पे लगता है रूल 126 किस चीज़ के लिए, नंबर ऑफ डेज़ को चेक करने के लिए। नंबर ऑफ डेज़ इसने जो स्टे किया उसे चेक करने के लिए, ठीक है। दिस मच हेल्प इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डेडली मिसिंग है, वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस दिन इसने इस शिप को ज्वाइन किया और किस दिन इसने इसे साइन ऑफ किया। ये डेट्स यहाँ पे होनी चाहिए। तो क्या ये क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। सो यहाँ पे इसकी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो कहाँ मेंशन होनी चाहिए, ऐसे ही मैं आपको बता दूँ, नहीं मैम, जो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है ना उसके ऊपर जो डेट एंटर्ड होगी ना ज्वाइनिंग की, वो वाली बताना हमको, ठीक है जी। तो वो डेट है आपकी 16 जुलाई 2024 और जो साइनिंग
साइनिंग ऑफ की डेट है ना, वही ना मैम वो जो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो साइनिंग ऑफ की डेट है दैट इज़ 19 जनवरी 2024। सो ये दोनों डेट्स का क्या करना था, रूल 126 ने कहा नॉर्मली तो आप जो डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर होता है उसको इंक्लूड करते हो, है ना, बट क्योंकि ये आप एक्सेप्शनल लोगों की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये चीज़ भी थोड़ी सी एक्सेप्शनल है और इन दोनों डेट्स को ही हम एक्सक्लूड करते हैं, इन दोनों ही डेट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो जॉइनिंग मतलब ये इस शिप में बैठ गया 16 जुलाई 2024 को, ठीक है, और वापस ये भारत में उड़ के पहुंचा है 19 जनवरी 2024। तो ये वो दिन है जितने दिन ये भारत से बाहर रहा। तो ये भारत में कितने दिन रहा हमें तो वो दिन चेक करने हैं ना। इसका मतलब ये भारत में कितने दिन रहा, इसका सिंपल सा तरीका है, ये जो प्रीवियस ईयर है 24-25 इसके अंदर टोटल डे है 365, ठीक है। सो इन दिनों को इन टोटल करो और माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। या फिर आप जितने दिन ये भारत में रहा, मतलब अप्रैल रहा, मई रहा, जून रहा, फिर जुलाई के जितने दिन रहा वो नंबर ऑफ डेज़, ठीक है। उसके बाद ये जनवरी में लौट के आया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, या तो ऐसे सीधे चलो, ठीक है, या फिर आप जितने दिन ये भारत में नहीं था उन डेज़ को टोटल करके 365 में से लेस कर दो। दोनों में से जो भी चॉइस आप लोग ऑप्ट करोगे वो करोगे और आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर पाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज मेंशन बी द नंबर ऑफ डेज स्टेज। सिर्फ और सिर्फ ये बता के मत निकल जाना ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, राइट। आपने मुझे एग्जैक्टली बताना है कि नंबर ऑफ डेज स्टे कितना निकला है, वही तो इस क्वेश्चन का सारा जिस्ट है, ठीक है। मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही इसका रिवर्ट दूंगी, राइट। अब इसके बाद एक जो हमने एक्सेप्शन था वो कर लिया। अब दूसरा एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शंस हैं इसके। दूसरा एक्सेप्शन जो है वो किसकी बात करता है, दूसरा एक्सेप्शन टॉक्स अबाउट अ इंडियन सिटीजन। मैम ये भी इंडियन सिटीजन की ही बात कर रहा था, हाँ, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, कुछ भी हो सकते हो आप। ओरिजिन आप लोगों को मैंने बता दिया है ना, आपके बाप दादाओं के टाइम पे कोई भी भारत से रहा होगा, आप कभी भारत नहीं आए, अगर वो कभी भी इंडिया विजिट पे आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप भारत आ ही नहीं रहे तो क्या मैं चेक करूँगी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस? नहीं, मुझे नहीं चेक करना है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन ओरिजिन है, आप किसी देश में रह रहे हो, रहते रहो, वहीं टैक्स पे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट अगर आप इंडिया विजिट के लिए आते हो तो क्या मेरा कंसर्न हो गया? अब मेरा कंसर्न है भाई तू इंडिया क्यों आया तो अब मुझे चेक करना है जिस साल में भी आपने इंडिया विजिट किया उस प्रीवियस ईयर के लिए आपका रेजिडेंट स्टेशन, ठीक है। और वो भी किस पर्पज़ के लिए? टैक्स लेने के लिए। देखो देखो क्या है, मतलब आप इतने दिनों बाद जो है भारत मुड़ के आए हो तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेटस चेक कर लूँ ताकि आपसे टैक्स वसूली कर सकूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ ध्यान देनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे इसके साथ कंफ्यूज होते हैं डीम्ड रेजिडेंसी को लेकर के, है ना। एक कॉन्सेप्ट है डीम्ड रेजिडेंट, तो कई बच्चे ना इस पॉइंट को लेके डीम्ड रेजिडेंट के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं रेजिडेंट के लिए नंबर ऑफ डेज़ कितने देखने होंगे अगर आप इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीज़न हो और भारत में इंडिया विजिट के लिए आते हो और आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है मैम? हाँ, 15 लाख से ऊपर है, बट ये टोटल इनकम का मतलब एक्सेप्ट योर फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम मतलब इंडिया से बाहर आप किसी भी देश से कमा रहे हो, 10 देशों से भी कमा रहे हो, तो वो जो इनकम है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? इंडियन इनकम की, जो इंडिया से बिलोंग करती है। इंडिया से बिलोंग करने वाली आपकी इनकम आपके टोटल इनकम में अगर 15 लाख से ऊपर है, अगर वो 15 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में जब मैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करूँगी टैक्स लेने के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास जो बेसिक कंडीशन थी वो क्या थी, फटाफट बताओ। 182 डेज़ और मोर प्रीवियस ईयर में, है ना, या फिर मोर देन 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में प्लस 365 डेज़ और मोर इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, है ना। सो पहली कंडीशन तो एज इट इज़ है 182 डेज़ और मोर, ये आप भारत में रहे हो तो फिर मैंने आपको रेजिडेंट बना देना है। अगर ये कंडीशन आप पूरी नहीं करते हो तो सेकंड कंडीशन 60 डेज़ की जगह यहाँ पे इन्होंने रखा है 120 डेज़ इक्वल और मोर, ठीक है,
प्लस 365 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये कॉमन रखा है। अब ये सिर्फ बात क्या कर रहा है यहाँ पे, जो कैलकुलेट इसे नंबर ऑफ डेज ही कराना था, ये भी कह सकता था कि इंडियन सिटीजन जो भारत विजिट के लिए आ रहे हैं उसका अगर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो हम 60 दिन की जगह 120 दिन देखेंगे, बाकी कंडीशन तो सेम ही है। लेकिन इसने यहाँ पे कहा कि देखो अगर आप नहीं इनकम इंडिया से कोई जनरेट ही नहीं कर रहे हो या 15 लाख से नीचे की इनकम है, फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने में, है ना। और अगर आप 120 दिन से कम, 120 दिन का मतलब क्या हो गया, कितने महीने हो आप भारत के अंदर, करीब करीब 4 महीने, इसका सब्सटेंशियली आप भारत में रुके हो। तो वो कह रहा है इन दैट केस ओनली आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग योर रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप भारत से इनकम जनरेट, इसका मतलब आप भारत विजिट के लिए नहीं आए हो, मुझे मत बहलाओ फुसलाओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत चंचलाक है, ठीक है। वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता है जहाँ आप भारत से कुछ कमाई करके ले जाओ और भारत में टैक्स ना दो, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने इस क्राइटेरिया को बहुत स्मार्टली रखा है कि मैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस 120 दिन क्रॉस कर दोगे अगर आप प्रीवियस ईयर में, तो मैं आपको रेजिडेंट मान लूँगा अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, और वो 15 लाख भी कहाँ, भारत से होने वाली इनकम, तो फिर आप यहाँ रेजिडेंट कहलाओगे और फिर आप उस इनकम पे भारत में टैक्स दे के जाओगे, राइट। ये क्लियर है, आई होप एवरीबडी। तो ये सेकेंड एक्सेप्शन है। तो हमारे पास 6(1) की जो कंडीशंस थी, बेसिकली वो दो कंडीशन थी, 182 डेज और 60 डेज प्लस 365 इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, है ना। इस केस में हमारे पास इस सिचुएशन के लिए दो एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन क्या है, इंडियन सिटीज़न, है ना, और दूसरा इंडियन सिटीज़न और दूसरा ओरिजिन, दो लोग, सिटीज़न प्लस इंडियन ओरिजिन। तो इसके लिए हमें देखना है क्या वो क्रू मेंबर है या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है बाहर। एम्प्लॉयमेंट वाले को हमने ज़्यादा सिरदर्द देना नहीं, ठीक है भाई, जहाँ खा कमा, जब आया गए कमा के फिर देखेंगे तुझे हम। क्रू मेंबर के लिए हमें 126 रूल से उसके नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करने हैं। और यहाँ पे अगर आप इन दोनों में से कोई हो और आप भारत में विज़िट के लिए आ रहे हो और साथ में आपकी टोटल इनकम जो भारत से आपने जनरेट की है वो 15 लाख से ऊपर है, तो फिर हम आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। उसे करते वक्त हम यहाँ 60 दिन की जगह 120 दिन करेंगे, बस यही एक चेंज लाया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चीज़। अब ये हमें बार बार जो करना पड़ता है उसका रेलेवेंस आप समझते हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसे इंटर बाउंड्रीज इन्वॉल्व होते हैं तो हर कंट्री इंटरेस्टेड है इस फैक्ट में कि आप उस कंट्री से जो इनकम जनरेट कर रहे हो एटलीस्ट वहाँ पे जो टैक्सेशन है वो आप झेल के जाएँ, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम करेंगे डीम्ड रेजिडेंट और मैं इसी पेस से चलने वाली हूँ। आप चाहें तो इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के कर सकते हैं। आई वांट कि ये जितना भी रेजिडेंट वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, नहीं समझ पा रहे हैं छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस, और आगे जैसे जैसे हम इसमें थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो और थोड़ा कन्फ्यूजन्स ज़्यादा बनती हैं। तो मैं इसको स्लो पेस से ही लूँगी, आप फास्ट करके सुन सकते हैं और इससे लंबा वीडियो नहीं आएगा, 30 मिनट ही आई एम टारगेटिंग टू डू इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग।